दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मेरा नाम जी मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक है। मैं ककती मलिक फैमिली से मेरा तल्लुक है। मैं गुजरात के पास एक छोटा सा गांव है चक कराल, वहाँ मेरी पैदाइश 18 नवंबर 1935 को हुई थी। मेरे वालिद साहब उस वक़्त पुलिस में ASI थे जो मुल्तान में थे। हमारा ख़ानदान गांव का पढ़ा लिखा ख़ानदान माना जाता था। ये पहला ख़ानदान था जिसने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उस वक़्त मैं उर्दू की 5वीं जमात में पढ़ता था, जिसमें अंग्रेजी नहीं होती थी बल्कि फ़ारसी होती थी। वो एक लोअर मिडिल स्कूल था जो गुजरात शहर से 9 मील दूर था। और जितने ये मुस्लिम लीग की मीटिंग्स होती थी या कहीं पर कोई इज्तिमा होता था, मेरा चचा मुझे साथ ले जाता था। और ये मेरी तरबियत का एक बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज हासिल थी कि चचा मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे साथ ले जाते थे। 46 के जो इलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने पूरे पंजाब में स्वीप किया, उसकी जिस दिन वोटिंग होनी थी, मेरे चचा मुझे वो जो पास थी जिसमें हम जा रहे थे, अपने साथ बैठा के ले गए। मेरे हाथ में सरकंडे का छोटा सा जितनी कलम होती है इतना टुकड़ा था, और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा सब्ज रंग का कागज लगाया हुआ था। और जहाँ कहीं बाहर में बंदे देखता था, मैं हाथ बाहर निकाल के वो झंडी हिलाता था। ये इलेक्शन जलालपुर जट्टा में वो पोलिंग बूथ था थाने के अंदर। थाने के बाहर सब लोग बैठे हुए थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जितने इलेक्शन लोग लड़ रहे थे वो अपना अपना बक्सा खुद बनवा के लाया था और उससे रंग कराया था। मुस्लिम लीग का जो बक्सा वो हरे रंग का था। तो वो जिस बंदे का नाम पुकारा जाता था, वो सफ़ेद कागज पर उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादे का नाम लिख के अंदर भेजते थे। अंदर हर जमात के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो वो दरवाजे में जब दाखिल होता तो वो पूछते तुमने किसको वोट देना है, तो वो उस बंदे का नाम लेते थे कि फलां बंदे को वोट देना है। तो वो कहते इस बक्से में डाल दो। हर कैंडिडेट का अपना बक्सा था और अलग अलग पर्चियां डालते थे उसमें। उस वक्त जो जमातें थी उनमें मुस्लिम लीग के बाद अगर कोई जमात थी जिसका थोड़ी सी पहचान थी तो वो खाकसार लीग थी। हमारे इलाके में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था। और इसके अलावा जमहूरियत उलमाए हिंद थी, जमात इस्लामी थी, लेकिन कैंडिडेट कोई नजर नहीं आ रहा था।
सारे के सारे मुस्लिम लीग को वोट डालने वाले थे। गुजरात शहर था, वो उस समय में पंजाब सारे में इसलिए मशहूर था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जुलूस निकले थे। वहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने सियासी कैदियों के लिए एक अलग से जेल बनवाई थी, और जो जुलूस आते थे उनको लीड करते थे कॉलेज के लड़के, बड़े बड़े खूबसूरत लड़के थे। हमारे लिए उनमें से हर लड़का हीरो था। तो एक नारा था, मुसलमानों जेलें भर दो, और वो जलसा इस बात, जुलूस जो होता था इस बात पर ख़त्म होता था कि इतने आदमी आप जेल में डालेंगे, वरना ये सारे जितने जुलूस होते थे ये वो जो जेल थी नई, उसके सामने आके एहतजाज करते थे, इस जेल को भरना है हमने। 46 इलेक्शन के दौरान, अब मुझे तो नहीं पता ये क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, मैं तो बच्चा था। तो मैंने अपने चचा को पूछा कि ये जब ये सब कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मेरे चचा ने दूर उफक में देखते हुए ना बड़े धीमे लहजे में कहा, अपना मुल्क होगा, हम लोग आज़ाद होंगे, कानून हमारा अपना होगा। वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे चचा का वो ख्वाब पूरा हुआ कि नहीं हुआ जो उसने देखा था। कुछ मेरा चचा मुझे हिम्मत बढ़ाता था, कुछ वैसे नेचुरली मैं बड़ा एक आप क्या कह लें कि जोश जज्बे वाला बच्चा था। तो जब गांव में वापस आते सारा दिन के बाद, तो रात को चांद की चांदनी में बच्चे गांव के इकट्ठे करके ना एक गांव का चक्कर लगाते, नारे लगाते हुए, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अच्छा, कुछ ऐसे नारे भी थे जो कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ थे। खिजर याद तवाने की वजारत थी, उसके खिलाफ नारे लगाते थे, उसको बुरा भला कहते थे। तबीयत के अंदर लुत्फ आता था वो सब कुछ करते हुए। वो दिन आ गया, मैं उर्दू की प्राइमरी पास करके शहर के हाई स्कूल में चला गया, अप्रैल 1947। अब मेरी टांगें जो थी वो साइकिल चला सकती थी, तो लिहाजा मुझे शहर में दाखिल करा दिया गया। लेकिन वो स्कूल वाले ने कहा कि इसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी हुई, मुझे दोबारा 5वीं में ही दाखिल कर लिया। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख जो थी ना, ये बड़ी जोरों शोरों से हो रही थी। हमारे गांव में जो इतलात का था ना जरिया, वो अखबार होता था, वो मेरे चचा मंगाते थे। तो उससे पता चला कि एक दिन के लियाकत अली खान हमारे गुजरात आ रहे हैं। तो हमारे चचा ने गांव के काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, तो हम लोग गुजरात गए। रात का समय था, सड़क भी सही नहीं थी, लेकिन जोश था। पैदल चल के गए गुजरात तक, और वहाँ जलसा शुरू हुआ। मुझे बातें याद नहीं रही कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जब लियाकत अली साहब ने मुक्का उठाया था, वो मुक्का मुझे याद है आज तक। बात कश्मीर से शायद हो रही थी या कुछ ऐसे। तो मुझे इतना याद है कि फिर कोई मेरा ख्याल है आधी रात गुजर गई थी, तो हम लोग पैदल वहाँ से चले और अंधेरे में चलते हुए गांव पहुँचे। लोगों के अंदर बहुत जोश जज्बा था, बहुत ज़्यादा। खासकर हमारा जो गुजरात है ना, इसके अंदर तो एक तूफान आया हुआ था लोगों का। वो जो मुस्लिम लीग के जिली थे ना, जिला के लीडर जो थे, वो ड्यूटियां लगाते थे कि आज इतने गांव जो है ना इस इलाके के, आज ये आएंगे जुलूस निकाल के।
हमारे गांव की बारी थी ना, साथ 4-5 और गांव थे। तो जब हम लोग शहर के नजदीक पहुंचे, एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो वहां पर वो सारे लोगों को बिठा दिया कि बैठ जाओ। तो मैं हैरान हूं कि वो मजमा था हजारों में, और उसके अंदर जो बंदा तकरीर कर रहा था वो मेरे बड़े ताया जी थे। उन्हें पूरे उस मजमा को बड़े खूबसूरत तरीके से ये तहरीक के बारे में समझाया और मोटिवेट किया। मुझे फ़ख्र है अपने जो मेरे ताए चाचा थे जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। मेरे वालिद साहब तो 2 साल पहले फौत हो चुके थे, तो इन लोगों पर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि तहरीक पाकिस्तान में उन्हें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर वो दिन आ गया कि जिस दिन आज़ादी का ऐलान हुआ। मेरे जो चचा थे उनकी खुशी दीदनी थी। उन्होंने प्योर सिल्क का पाकिस्तान का फ्लैग बनाया और मुझे दिया कि घर के ऊपर ये लगा, और मोमबत्तियां लाकर दी कि मस्जिद के ऊपर सारी के ऊपर चिरागा करो। बहुत ही लोग सारे कि भाई पाकिस्तान बन गया है, अब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है। बड़ी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद रात को जब लोग गर्मियों में छतों पर सोते थे, तो जब रात को छत पर चढ़े तो पता नहीं क्या कहाँ से ये इशार पसंद आ गए कि गुजरात शहर से धुएं के बादल उठते नजर आए और जलालपुर जट्टान से भी धुएं के बादल नजर आए। स्कूल बंद हो गए, हमें मना कर दिया गया कि स्कूल नहीं जाना। कोई 1 महीना तक हम स्कूल नहीं गए। उधर से ईस्ट पंजाब से रेफ्यूजी आने शुरू हो गए। हमारे गांव में ना कोई हिंदू था ना कोई सिख था। अलबत्ता हमारे नज़दीक एक गांव था, बाहोवाल नाम था। वहां पर आधे सिख थे आधे मुसलमान थे। उन लोगों को उस गांव के लोगों ने तसल्ली दी कि तुम्हारी तरफ कुछ देखेगा भी नहीं। और साथ एक गांव था, वहां के सैयद थे, मुझे उनके नाम भूल गए हैं, बड़े बासर लोग थे। उनने खुद वहां जाकर अपनी हिफाजत में उन सिखों की फैमिली को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया इंडिया जाने के लिए। मैंने कोई मिसहैप होते नहीं देखा। गुजरात के अंदर, शहर के अंदर मैंने कैंप देखे जहां पर जातियों के लोगों को, हिंदुओं को इकट्ठा करके रखा हुआ था। फिर जब इंडिया से महाजरीन आने शुरू हुए तो हमारे गुजरात शहर के अंदर सबसे खूबसूरत बिल्डिंगें थी, 4 थी। एक राम प्यारी का महल था, हिंदू थी। एक केदारनाथ का महल था जो सिख था। एक आसानंद बिल्डिंग थी जो एक डॉक्टर की मिल्कियत थी, और एक बारादरी थी, वो भी एक सिख की मिल्कियत थी। खैर वो जो बारादरी थी वो तो शहर के बाहर थी। ये 3 बिल्डिंगें जो शहर के अंदर थी, इनमें राम प्यारी का महल जो था, वहां से इंडिया से आने वाले महाजरीन को रखा गया। हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो अलीग थे, नाजर हसन कदूसी नाम था, बहुत ही आला ज़रफ़ के थे। उनने हम जो बच्चे थे हमारी ड्यूटियां लगाई कि तुमने जाकर इन कैंपों के अंदर फिनाइल स्प्रे करना है। स्कूल में जो आग बुझाने वाली बाल्टियां थी वो, और उनके साथ जो पंप होता था वो, और फिनाइल की बोतलें, और हमें कहा कि वहाँ पर जाकर ये फिनाइल छिड़कनी है। जो बड़ी क्लासों के लड़के थे, मैट्रिक के थे, 18-19 साल 17 साल की उम्र के, उनको लगाया कि तुम जाओ और लोगों से चंदा इकट्ठा करके लाओ ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। और स्कूल के हर बच्चे को कहा कि घर से
एक एक गर्म कपड़ा, कंबल, पराना, रजाई, कुछ हो, जरूर एक कप या खेसी या खेस ये लेके आओ। और वो हमारे हेडमास्टर साहब ने एक टीचर की ड्यूटी लगाई कि ये जाकर तो महाजन में तब्दील करो। जब वो वक्त याद आता है ना कि लोग कितनी कसम पूछी की हालत में आए थे और कैसे थे, बहुत दुख होता है। और साथ ही ये हुआ कि कश्मीर की जंग लग गई, जो कि हमारे गांव से सिर्फ 18 मील दूर था। तोपों की गन गरज सुनाई देती। कॉलेज और हाई स्कूल के जो नौजवान लड़के थे उनको इजाज़त हो गई जाने की, ताकि वो मुजाहिदीन के साथ मिल जाए। हमारे कॉलेज और स्कूल में ये जो मैं जिस स्कूल में पढ़ता उसका नाम ज़मींदार हाई स्कूल था। ये कॉलेज और स्कूल दोनों इकट्ठे थे। ये गुजरात के एक बहुत ही बासर इंसान थे, चौधरी फजल अलाई, ये नवाब थे, इन्होंने ये बनवाए थे। ये 1933 में हाई स्कूल बना था और 1936 में कॉलेज बन गया। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, ताज मोहम्मद ख्याल उनका नाम था, वो भी एलीट थे। वो चौधरी साहब ने ढूंढ के लाए थे कि कोई बहुत लायक लोग हों ताकि इस इलाके में तालीम जो है ये सस्ती और आम हो जाए। या फिर पिंडी में कॉलेज था, मुल्तान में कॉलेज कोई नहीं था। ये जमींदार कॉलेज के साथ 4 हॉस्टल थे जो कि लड़कों से भरे हुए थे, मुख्तलिफ हिस्सों से आकर वहाँ हॉस्टल में रहते थे। उस जमाने में ये बहुत दरस का जो है बहुत मशहूर था। कॉलेज के बरामदों में बड़े बड़े बोर्ड अवेजा थे जिन पर अल्लामा इकबाल के शेर लिखे होते थे और बड़े जोशीले शेर थे। आज तक मुझे वो सारे शेर याद हैं ज़बाने। हम गुजरते हुए उन बरामदों में उन शेरों को याद करते रहते थे। और हकीकत ये है कि उस वक़्त के लोग जो थे ना, अल्लामा इकबाल को बहुत ऊंचे दर्जे पर देखते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के अंदर पाकिस्तान तारीख की जो मोटिवेशन थी ये अल्लामा इकबाल की वजह से। एक शेर उनका जिसकी मुझे समझ नहीं आती थी, वो था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये शेर में सारी जिंदगी याद करता रहा कि इसके मानी क्या है, मतलब क्या है। 60 साल की उम्र के बाद जाकर समझ आई कि इसका मतलब क्या है। दूसरा एक शेर था, उसकी समझ भी नहीं आती थी। ये इसलिए याद रह गया कि इनकी समझ नहीं आती थी और मैं सोचता रहता था कि ये शेर क्या है। वो ये था कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोस्तानी। इसकी भी समझ कि हम मैदानी लोग जो, हमने क्या कसूर किया, हम फितरत के निगहबानी नहीं कर सकते। लेकिन ये समझ भी मुझे 60 साल की उम्र गुजरने के बाद आई। मैं अल्लामा इकबाल को अपना रूहानी पेशवा मानता। मैंने उनके कलाम को, हालां मुझे फारसी नहीं आती, इसके बावजूद कुलियात इकबाल जो है वो मेरे पास है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ। बाकी जो उर्दू की किताबें हैं वो सारी पता नहीं 20 बार मैंने पढ़ी है और हर शेर के ऊपर बड़ा गौर किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐलान किया कि जो मुजाहिदीन के साथ जाएगा ना उसका इम्तिहान एग्जामिनेटेड। तो हमारे ज़मींदार कॉलेज के जो थे ना फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर, वो भी गए थे, उन्हें FA की सनद मिल गई और वो डिप्लोमा करके फिजिकल डायरेक्टर लग गया। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1954 में मैट्रिक पास किया। सिर्फ इतना पता था कि मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, लिहाजा मैं भी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। तो ये बड़ा मुश्किल काम, बल मैंने ट्राई की और मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। जब एयरफोर्स में आया तो टेक्निकल ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो पहला ही जो सब्जेक्ट था उससे मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे तो सब नलायक आदमी टॉप भी कर सकता है। तो पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी थी, मैंने जो इंसान के दिमाग में एक
मोटिव होता है टू वर्क, तो तीन होते हैं, आइदर टू अर्न मनी, आर टू गेट फेम, आर फॉर द इनर सेटिस्फैक्शन। आई वर्क थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ फॉर इनर सेटिस्फैक्शन। जब मेरी सर्विस 15 साल हुई तो एक दिन मुझे कहा गया कि आप कार साथ जा रहे हैं नेवी के साथ। मैं हैरान हो गया, पर मैं 1 जनवरी 1975 को मैं PNS कार साथ आ गया। यहाँ कर पता चला कि इन्होंने अपना हवाई बेड़ा बनाना है और आपने वो बिल्ड करना है एज इंस्ट्रक्टर। तो जब मैं आखिरी सालों में था तो उनने मुझे स्कूल का चीफ एवेल्यूएटर डिटेल कर दिया। अब मेरे पास वक्त था कि मुझे दफ्तर में तो मैं बैठता, लेकिन पढ़ने के लिए मुझे मेरे पास जो वक्त मैं लगाता था पढ़ने पे वो फारग था। उस पर मैंने गैस टरबाइन पर एक किताब लिखनी शुरू कर दी, जो तकरीबन 11 महीने या 1 साल में मैंने मुकम्मल की। और उस किताब को जिस दिन मैंने स्कूल वालों को हैंड ओवर किया तो मुझे पता चला कि मेरी रिटायरमेंट आ गई हुई है। मेरी एज उस वक्त 63 साल थी। मैं वापस आ गया। वो किताब जो है वो आज भी एज ए टेक्स्ट बुक बैरे नवीर एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ाई जाती है। और एक और किताब लिखी, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये कानून होते हैं टेक्निकल, इन पर भी एक किताब लिखी, ये भी वहाँ पढ़ाई जाती है। दोनों किताबें मेरी लिखी वहाँ पढ़ाई जाती हैं। मेरा एक पैगाम है अपने नौजवान नस्ल के लिए, ब्रेव पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन डिफिकल्टीज। हमने जिन मुश्किलात से गुजरे हैं उन्हीं के अंदर ये अपॉर्चुनिटी थी। यू कैन वेल इमेजिन एक पुलिस कांस्टेबल who was standing on the road became aerospace engineer.